वो भी क्या दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस वक्त लोग पक्की इमारतों में नहीं बल्कि मिट्टी के कच्चे आशियानों में रहा करते थे। कुएं और नदियों से पानी पिया करते थे और मिट्टी के चूल्हे पर ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाते थे जिसे खाकर मजा ही आ जाए। उस वक्त दुनिया भर के देश मसालों के लिए भारत पर निर्भर थे, जहां आज से 1000 साल पहले तक भारत के विभिन्न मसालों से अनजान अंग्रेज, चीनी और अफ्रीकन लोग फीके खाने खाते थे। वहीं भारत के लोग तो 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ही मसालेदार खाने खाते थे। लेकिन हमारे पूर्वजों का मानना था कि स्वाद भले ही थोड़ा कड़वा हो चलेगा, लेकिन पोषण भरपूर होना चाहिए। इसकी एक वानगी देखने को मिली साल 2017 में, जब राजस्थान के बिजनौर में हड़प्पा सभ्यता की एक साइट पर खुदाई की गई। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुरातत्व वैज्ञानिकों को यहाँ मिले 4000 साल पुराने 7 लड्डू, जो बिल्कुल एक जैसे आकार के थे और इन्हें मिट्टी के बर्तन में इस तरह रखा गया था कि ये ना दबे न टूटे। जांच में पता चला कि इन लड्डुओं को जौ, आटे और चने को पीसकर तेल के साथ बनाया गया था, जिन्हें आज मल्टीग्रेन लड्डू कहकर महंगे दामों में बेचा जाता है। इन लड्डुओं की तरह ही प्राचीन भारत के लोग भुने हुए चूहे, विभिन्न प्रकार के सलाद और ऐसी चीजें खाते थे जिसके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज वीडियो में हम जानेंगे भारत के लोग 800 से 1000 साल पहले क्या खाते थे। चलिए आपको बताते हैं राजमा चावल जैसे हमारे पारंपरिक व्यंजनों का इतिहास क्या है और ब्रिटिशर्स के आने के बाद भारत में कैसी फूड कल्चर बनी और क्यों चाय को विदेशी पेय माना जाता है। तो बने रहिएगा इस दिलचस्प वीडियो के अंत तक। भारत भूमि के लिए कहा जाता है कि कोस कोस में बदले पानी, 4 कोस में बदले वाणी और हर गांव में मिले अपनी एक अलग थाली। यानी भारत की विविधता जितनी यहाँ की संस्कृति में है उतने ही भोजन में भी है। और भारत में भोजन के इतिहास के सबसे पुराने प्रमाण मिलते हैं आज से 5000 साल पहले, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। इतिहासकारों की माने तो मिट्टी के चूल्हों का ज्यादा चलन उसी दौर में हुआ था। इसके साथ सिंधु घाटी के लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे थे। आज हम गेहूं से बनी रोटियां, पराठे और चावल ज्यादा खाते हैं, लेकिन उस दौर में हमारे पूर्वज विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए जौ का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे। वे लोग जौ का आटा बनाकर उससे रोटियां बनाते थे या फिर चावल की तरह उबाल कर खाते थे। उसी दौर में भारत में बैलों की मदद से खेती शुरू हो चुकी थी। तब खास तौर पर जौ, गेहूं, बैगन या तिल की फसल ही उगाई जाती थी, जिससे करीब 1000 साल बाद भारत में हल्दी, इलायची, काली मिर्च और सरसों की कुटाई शुरू हो चुकी थी। यही वो समय था जब भारत में मसालों का व्यापार शुरू हुआ था। मित्रों, मसाले हमेशा से भारत के व्यंजनों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इतिहासकार कोलिन टेलर बताती हैं कि भारत के प्राचीन ग्रंथों में खाने के स्वाद से ज्यादा उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पर जोर दिया जाता था। यानी खाना पचने में आसान हो, उम्र के हिसाब से हो। यानी बुजुर्गों के लिए ऐसे व्यंजन नहीं बनाए जाते थे जिन्हें चबाने में दिक्कत हो, और खाना हमेशा पोषण से भरपूर रहता था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आने वाले 1000 साल में भारत में अलग अलग प्रकार की दालें, केला, नारियल और अनार जैसे फल और चावल की खेती शुरू हुई। इसी के साथ पशुपालन का भी प्रचलन आ गया। उसी वक्त से दूध से बनने वाली चीजें जैसे दही और घी की खोज शुरू हुई और 3500 साल पहले खोजा गया घी देखते ही देखते भारत भूमि के कई पारंपरिक व्यंजनों का मेन इंग्रेडिएंट बन गया। हालांकि भारत के लोगों के खान पान को लेकर कोई रिटन दस्तावेज तो नहीं मिलते हैं, जो भी मिले हैं वो लिमिटेड हैं। इसलिए हम सिंधु और हड़प्पा सभ्यता से थोड़ा आगे बढ़े तो आज से करीब 900 साल पहले 1127 में हमें एक किताब मिलती है मनसो लल्लासा, जिसे राजा विक्रमादित्य 6 के पुत्र सोमेश्वर तृतीय ने लिखा था। हालांकि मनसो लल्लासा नाम से एक और ग्रंथ है जिसे जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने लिखा था। मनसो लल्लासा का अभिलाषा तीर्थार्थ चिंतामणि यानी इच्छा पूरी करने वाला अनमोल रत्न भी उसे कहा जाता है। और राजा सोमेश्वर तृतीय की मनसो लल्लासा किताब में हमें इसमें अलग अलग तरीकों के खाने, उन्हें पकाने और कैसे खाया जाए इस बारे में विस्तार से बताया गया है।
इसे दुनिया की सबसे पुरानी कुक बुक्स में से एक माना जाता है। इस किताब में 100 अध्याय हैं जिन्हें कविता की तरह लिखा गया है, और ये कविताएं सिर्फ व्यंजन से जुड़ी नहीं है बल्कि मनसोलल्लासा में राजा की योग्यता, शासन करने का तरीका, अर्थशास्त्र, भोजन, संगीत, मनोरंजन, खेल जैसे विषयों के बारे में विस्तार से लिखा गया है। जिसमें से तीसरे हिस्से में यानी भरतूर उपभोगकरण में खाने से जुड़े 20 अध्याय हैं। इसमें 1820 छंद हैं जिनमें कई तरह के खाने, पकवान और उन्हें बनाने की रेसिपी का वर्णन किया गया है। इनमें कुछ अजीबोगरीब डिश भी है जिनके बारे में सुनकर आप हैरान भी हो सकते हैं, जैसे कि भुने हुए चूहे। जी हाँ, जैसे आजकल चिकन को बारबेक्यू किया जाता है और वैसे ही उस दौर में चूहे मारकर उन पर मिर्च, मसाले और नमक लगाकर भूना जाता था और फिर लोग बड़े चाव से इन्हें खाते थे। चूहे को व्यंजन की तरह खाने के किस्से तो आज से कुछ साल पहले तक सुनाई देते थे। जैसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके गांव में चूहे पकड़कर उन्हें भून कर खाया जाता था। इसके अलावा भारत के लोग कछुए और बाकी जानवरों को भी भून कर खाते थे। अब अगर आप शाकाहारी हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि मनसोलल्लासा किताब में अनाज, दालों, सब्जियों के साथ साथ 40 फलों का जिक्र भी है। हालांकि यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त के कुछ फलों को तो आज तक अंग्रेजी नाम भी नहीं मिले, यानी वो फल उस दौर में पूरी दुनिया में हिंदी नाम से ही जाने जाते थे। उस दौर में सलाद का भी चलन था। मनसोलल्लासा में लिखित रेसिपी के अनुसार इस सलाद में कच्चा आम, करेला, केला, कटहल मिलाया जाता था, जिस पर तिल और काले सरसों की ड्रेसिंग की जाती थी। इसके अलावा उस दौर में पोरिका नामक एक फास्ट फूड भी खाया जाता था, जो गोलगप्पे के बाद मांगी जाने वाली पापड़ी जैसी होती थी। साथ ही दही में भिगोए हुए उड़द की दाल के पकौड़े, जिन्हें आज हम दही वड़ा कहते हैं, दोसिका यानी डोसा, पोलिका यानी पूरनपोली और स्वाद से भरपूर कई तरह के मंडकों का भी जिक्र किया गया है। अब आप सोचेंगे कि मंडक क्या होते हैं? तो भैया, आज हम जो आलू, गोभी, प्याज, पनीर और मिक्स्ड वेज वाले पराठे खाते हैं ना, उन्हें ही 800 साल पहले मंडक कहा जाता था। इसके अलावा हमारे पूर्वज नमकीन भी खाते थे, लेकिन आज की तरह पोटैटो चिप्स नहीं, बल्कि मटर की पैटी, दाल वड़े, कचौरी, मालपुआ और गुजराती ढोकला वगैरह का जिक्र किया गया है। इसके अलावा उस वक्त ज्यादातर भारतीय नदी किनारे ही रहते थे, इसलिए मछलियां और बाकी सी फूड के पकवानों का भी जिक्र किया गया है। इनमें मछली बनाने के 35 वैरायटीज के साथ ये भी बताया गया है कि मछली को क्या खिलाया जाए, कैसे काटा जाए और खाने में आसानी के लिए किस तरह उसे काट सकते हैं। इनमें से फ्राइड रोहू मछली, तांबे के बर्तन में पका हुआ केकड़ा और भुने हुए कछुए, ये सारे व्यंजन तो आज भी उत्तर भारत के कई इलाकों में प्रचलित हैं। इसके अलावा कीमे से बना कबाब, जो आज भी लखनऊ में लोकप्रिय है। वहीं भेड़ के खून को दलिया या जौ के आटे के साथ मिलाकर एक तरह की पुडिंग बनाने की रेसिपी का भी जिक्र है, जिसका स्वाद आज भी कुछ लोग जरूर चख चुके होंगे, क्योंकि मनसोलल्लासा में लिखे गए कई व्यंजन हजारों सालों से पारंपरिक व्यंजनों के तौर पर कई पीढ़ियों को सिखाए गए। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जिस चाय को आज लगभग हर भारतीय सुबह शाम पीता है, उसका जिक्र मनसोलल्लासा किताब में है ही नहीं, बल्कि उस वक्त एक पेय सबसे ज्यादा प्रचलित था, और वो है छाछ यानी बटर मिल्क, जिसे भारत के लोग खास तौर पर गर्मियों में खाना पचाने के लिए पीते थे। इसके अलावा पनाका ड्रिंक भी प्रचलित थी, जिसमें बहुत से फलों के साथ मिलाकर दही के साथ परोसा जाता था, एकदम स्वादिष्ट और आसानी से पचने वाला। आपको बता दें कि अब भारत के लोग जितने मसालेदार खाना खाते थे, मीठा खाने की हमारी चाहत भी उतनी ही है। उस दौर में दूध से बनी मिठाई के अलावा गोलामू भी खाया जाता था, यानी गेहूं से बना डोनट। जी हाँ, ऐसा डोनट जो बहुत ही ज्यादा मीठा था। साथ ही चावल के आटे से बना पंटुआ और काले चने के आटे से बने केक का जिक्र भी मनसोलल्लासा में मिलता है। वहीं स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक माने जाने वाली शराब भी भारत में हजारों वर्षों से पी जाती है, और मनसोलल्लासा किताब में अंगूर और गन्ने से बनी शराब, नारियल और खजूर से बनी शराब के बारे में बताया गया है। और आज नॉर्थ इंडिया में, खासकर पूर्वी यूपी और बिहार में प्रचलित समर ड्रिंक ताड़ी का भी जिक्र इस किताब में। अब दोस्तों, इसी तरह हमारे पूर्वज अलग अलग तरह के पकवान खाते थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो उनके फॉरेन कल्चर का हमारे पकवानों पर बहुत प्रभाव पड़ा।
कुछ भारतीय पकवान विलुप्त भी हुए, कुछ विदेशी पकवान और पेय अपनाए भी गए और इन्हीं में से एक थी चाय, क्योंकि चाय शुरू से भारतीयों की पेय नहीं थी। हजारों सालों तक हमारे पूर्वज चाय का नाम तक नहीं जानते थे। चाय की खेती पहले चीन में होती थी और ब्रिटिश अमीर लोग वहीं की चाय पीकर दीवाने हो चुके थे। मगर समस्या ये थी कि ब्रिटेन का खजाना चाय खरीदते खरीदते खाली हो रहा था। इसलिए ब्रिटिशर्स ने भारत में चाय उगाने का अभियान शुरू किया। असम, दार्जिलिंग, कांगड़ा जैसी पहाड़ियों पर ब्रिटिश बागान बने और अंग्रेजों ने अपने सैनिकों और मजदूरों को चाय पीना सिखाया। लेकिन मजेदार बात यह है कि अंग्रेज जिस चाय को भारत में लेकर आए थे उसका स्वाद हमारी आज की कटिंग चाय से बिल्कुल अलग था। वो चाय बनाते थे कम दूध में, हल्की पत्ती, हल्की शक्कर, एकदम फीकी अंग्रेजी चाय। लेकिन भारतीयों ने इस चाय को उसी रूप में नहीं अपनाया। जैसे हमने हर विदेशी चीज को अपना रंग दिया, वैसे ही चाय को भी अपने स्वाद में रंग दिया। हमने चाय में डाला ज्यादा दूध, तेज पत्ती, उबलता पानी और हमारे मसालों की असली खुशबू। अदरक, इलायची, दालचीनी और लौंग, और धीरे धीरे चाय एक विदेशी पेय से बदलकर भारतीय जीवन का हिस्सा बन गई। आज चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक फीलिंग है। सुबह का अलार्म, शाम का सुकून और हर बातचीत की शुरुआत। चाय अंग्रेजों ने भारत में शुरू की थी, लेकिन दुनिया को चाय पीना अगर किसी ने सिखाया है तो वो है भारत की मसाला चाय, जिसने हर भारतीय दिल में अपनी एक खास जगह बना ली है। अब बात करते हैं उत्तर भारत की सबसे लोकप्रिय डिश राजमा चावल की। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राजमा भारत की मूल फसल नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें अमेरिका के पहाड़ी इलाकों से जुड़ी हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी में जब फ्रेंच खोजकर्ता अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने वहां पहली बार इन लाल गुर्दे जैसी दानों को देखा। नाम था किडनी बीन्स। स्वाद, पोषण और स्टोरेज तीनों में बेहतरीन होने के कारण वे जल्दी ही फ्रांस में लोकप्रिय हो गए। इसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस बीज को अपने साथ भारत लाई और सबसे पहले ये फसल दक्षिण भारत के फ्रेंच शासित पोंडुचेरी में बोई गई। धीरे धीरे व्यापारियों, सैनिकों और स्थानीय किसानों के जरिए राजमा पूरे भारत में फैलने लगा। लेकिन मजे की बात यह है कि राजमा को असली घर उत्तर भारत में मिला, क्योंकि वहां की ठंडी हवाएं, पहाड़ी मिट्टी और मौसम बिल्कुल अमेरिका के पहाड़ी इलाकों जैसा था। इसी वजह से हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में राजमा सबसे ज्यादा फलने फूलने लगा। पहाड़ों का पानी, मिट्टी का स्वाद और धीमी आंच पर पकने की रीत ने राजमा को एक अनोखा फ्लेवर दिया जो किसी भी और देश को नहीं मिल सकता है। इसी तरह धीरे धीरे राजमा सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि भारतीयों का एक ट्रेडिशनल डिश बन गया। कश्मीर का राजमा गोगजी, हिमाचल का लाल चिट्टा राजमा, उत्तराखंड का भट्टाक और पंजाब का मसालेदार राजमा, हर क्षेत्र में इसे अपने रंग में रंगने की कोशिश शुरू हुई। और जब इस राजमा की दोस्ती चावल से हुई तो जन्म हुआ भारत के सबसे कंफर्टिंग, सबसे प्यार भरे व्यंजन राजमा चावल का। एक ऐसा खाना जो सड़क के ढाबे से लेकर दादी की रसोई तक हर प्लेट में प्यार परोसता है। लेकिन ये डिश भारत में सिर्फ 200 से 300 साल पहले आई थी। खैर दोस्तों, आपके राज्य या परिवार का पारंपरिक व्यंजन या ट्रेडिशनल डिश कौन सा है और आपको प्राचीन भारत के व्यंजन कैसे लगे, कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 21,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा भारतीयों तक पहुंच जाए और भारत भूमि के इतिहास से जुड़े ऐसे दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।